हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं द मिडनाइट क्लब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो नेटफ्लिक्स पर 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है, इसीलिए मैं इस सीरीज़ पर 3 पार्ट्स बनाऊंगी, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में मैं 1 to 3 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करूंगी, सेकंड में 4, 5, 6 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करूंगी और थर्ड पार्ट में मैं 7, 8, 9, 10 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड का नाम है द फाइनल चैप्टर। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सैक्रामेंटो 1994 में, जहां पर हम 17 साल की एक टीनेजर को देखते हैं जिसका नाम इलोंका होता है। इलोंका काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी क्योंकि 900 स्टूडेंट में से वो सेकेंड रैंक पर आई थी। इलोंका अपने फोस्टर फादर टीम के साथ रहती थी और उसकी फोस्टर मदर मैगी की डेथ काफ़ी वक्त पहले हो चुकी थी। इलोंका अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उसे एक लड़का मिलता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी इलोंका खांसने लगती है और वह देखती है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। इलोंका हाथ धोने के लिए वॉशरूम में जाती है, तभी उसे मिरर में एक बूढ़ा आदमी दिखता है और अचानक से उसे डरावने विजन आने लगते हैं, जिसमें वो एक मैनर को भी देखती है और तभी वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम इलोंका को टीम के साथ एक डॉक्टर के पास देखते हैं। वो डॉक्टर बताती है कि इलोंका को थायराइड कैंसर है और ये सुनकर इलोंका पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे कॉलेज पढ़ने जाना था, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर 9 महीने के बाद का दिखाते हैं, जहाँ पर हम इलोंका को देखते हैं। इलोंका का आज बर्थडे है और वो आज 18 साल की हो चुकी है। इलोंका को अपने बाल बहुत पसंद थे, लेकिन कैंसर की वजह से उसे अपने बाल खोने पड़े। इलोंका अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसकी डॉक्टर टीम से कुछ बात कर रही है। तभी इलोंका चुपके से उनकी बातें सुनती है। तभी इलोंका को पता चलता है कि उसका कैंसर टर्मिनल हो चुका है। डॉक्टर टीम से बताती है कि ट्रीटमेंट का इलोंका पर कोई असर नहीं हो रहा है और अब कुछ नहीं हो सकता है। टीम इमोशनल हो जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि इलोंका के पास कितना वक्त बचा है। डॉक्टर कहती है कि शायद 2 साल। इलोंका ये सब सुनकर टूट जाती है, लेकिन इलोंका हार मानने वालों में से नहीं थी। रात को इलोंका थायराइड कैंसर के सर्वाइवर के बारे में सर्च करने लगती है। तभी उसे ब्राइट क्लिफ हॉस्पिस के बारे में पता चलता है, जहाँ पर टर्मिनल पेशेंट यानी मरने वाले पेशेंट की केयर होती है। हॉस्पिस ऐसी जगह होती है जहाँ पर वही लोग आते हैं जो टर्मिनल पेशेंट हो और जिन्हें पता होता है कि वो अब नहीं बच सकते हैं और अपने आखिरी वक्त में वो अच्छे से जी सके और अच्छे से उनकी केयर हो सके, इसलिए वो हॉस्पिस आते हैं। तभी इलोंका नोटिस करती है कि ये वही मैनर है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। ब्राइट क्लिफ हॉस्पिस को डॉक्टर जॉर्जिना स्टैंटन चलाती है। तभी फिर से इलोंका को विजन आता है, जिसमें वो किसी को बेंच पर बैठा देखती है और उसे एक बूढ़ी औरत भी दिखाई देती है। उसके बाद वो किसी हुडी फिगर को देखती है। उसी वक्त इलोंका डर के मारे उठ जाती है और इलोंका सोचती है कि ये सिर्फ उसका नाइटमेयर है। तभी इलोंका जूलिया जेन नाम की लड़की का आर्टिकल पढ़ती है, जिसे 17 साल की उम्र में टर्मिनल थायराइड कैंसर था और वो 1968 में ब्राइट क्लिफ आई थी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल ठीक होकर वहाँ से चली गई। जूलिया जेन का आर्टिकल पढ़ने के बाद इलोंका के अंदर एक उम्मीद आ जाती है और वो भी ब्राइट क्लिफ हॉस्पिस जाने की सोचती है। इलोंका वहाँ जाने के लिए टीम से कहती है, लेकिन टीम उसकी नहीं सुनता है। लेकिन इलोंका कैसे तैसे करके टीम को कन्विंस कर लेती है। उसके बाद टीम इलोंका को लेकर ब्राइट क्लिफ जाने के लिए निकलता है। टीम इलोंका से कहता है कि अगर उसका वहाँ रहने का मन बदल जाए तो वो उसे कॉल कर सकती है। उसके बाद टीम इलोंका को लेकर ब्राइट क्लिफ पहुँच जाता है। तभी इलोंका किसी को बेंच पर बैठा देखती है, जैसा बिल्कुल उसने अपने विजन में देखा था। इलोंका पास जाती है तो उसे वहाँ पर एक लड़का दिखता है जिसका नाम केविन होता है और उसे लुकीमिया की बीमारी होती है। उसके बाद इलोंका मार्क से मिलती है, जो ब्राइट क्लिफ में नर्स का काम करता है। इलोंका को वहाँ पर डेजावू वाली फीलिंग आती है। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। तभी हमें ब्राइट क्लिफ की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ब्राइट क्लिफ मैनर 1901 में बना था, जिसे स्टैनली ऑस्कर फ्रीलोन और उसकी वाइफ ने बनाया था और 1966 में इसे डॉक्टर जॉर्जिना स्टैंटन ने खरीद लिया था।
डॉक्टर जॉर्जिना स्टैंटन के खरीदने से पहले 40s में इस जगह पर कल्ट्स के ग्रुप रहते थे और उस कल्ट के ग्रुप का नाम था पैरागॉन। बातें करते करते इलोंका को कुछ दिखता है और वो रुक जाती है। इलोंका अपने सामने एक बूढ़ी औरत को देखती है और तभी वो बेहोश हो जाती है। इलोंका जब होश में आती है तो वो अपने सामने डॉक्टर स्टैंटन को देखती है। उसके बाद डॉक्टर स्टैंटन बताती है कि वो उनकी कंडीशन समझती है क्योंकि उसने अपने बेटे जूलियन को कैंसर की वजह से खोया था। डॉक्टर स्टैंटन इलोंका को स्पेन से मिलाती है और उससे कहती है कि वो इलोंका को पूरा मैनर दिखाए। उसके बाद स्पेंस इलोंका को पूरा मैनर दिखाता है। तभी इलोंका की नज़र जूलिया जेन की फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है। उसके बाद स्पेंस इलोंका को ग्रुप थेरेपी रूम दिखाता है जहाँ पर इलोंका 2 और पेशेंट से मिलती है जिसका नाम नात्सुकी और सेंद्रा था। नात्सुकी को ओवेरियन कैंसर था और सेंद्रा को लिम्फोमा था। स्पेंस इलोंका को लाइब्रेरी रूम और गेमिंग रूम भी दिखाता है। गेमिंग रूम में हम एक और पेशेंट को देखते हैं जिसका नाम अमेश होता है जिसे ग्लियोब्लास्टोमा होता है। उसके बाद इलोंका एक पुराने एलिवेटर को देखती है। इलोंका उनसे पूछती है कि बेसमेंट में क्या है। आमेश उसे कहता है कि वो खुद जाकर चेक कर ले। इलोंका एलिवेटर के अंदर आ जाती है और बी वाला बटन दबाने ही वाली होती है तभी आमेश उसे नीचे जाने से मना कर देता है और स्पेंस उससे कहता है कि नीचे मुर्दा घर है। एक्चुअली जितने भी पेशेंट ब्राइटक्लिफ आते हैं और जब वो मरते हैं तो उन्हें नीचे बेसमेंट में ले जाया जाता है जहाँ पर मुर्दा घर होता है। उसके बाद इलोंका सेरी नाम की एक पेशेंट से मिलती है जो बहुत अमीर होती है। सेरी के डैड एक फेमस प्रोड्यूसर होते हैं। स्पेंस इलोंका को उसके कमरे में लेकर आता है। इलोंका को वो जगह काफ़ी पसंद आती है। उसके बाद टीम इलोंका के पास आता है और उसे भी वो जगह अच्छी लगती है। इलोंका वहीं रहने की सोचती है और टीम वहाँ से चला जाता है। इलोंका कमरे में अपना सामान रखने लगती है तभी उसे अपने बेड के नीचे एक सिंबल दिखता है। उसी वक्त वहाँ पर उसकी रूममेट आनिया आती है जिसे बोन कैंसर होता है। इलोंका चौक से बने सिंबल के बारे में आनिया से पूछती है। आनिया उसे अपनी रूममेट रेचल के बारे में बताती है और कहती है कि ये सिंबल उसने ही बनाया है क्योंकि मरने से पहले वो इन सब चीज़ों पर बिलीव करने लगी थी। आनिया इलोंका से रूडली बिहेव करती है। उसके बाद इलोंका डिनर करने के लिए आती है जहाँ पर वो सबसे मिलती है। आनिया और सेंड्रा वहाँ पर करीब 6 महीने से थे और बाकी सब उनसे कम थे। हॉस्पिस में अगर कोई पेशेंट 6 महीने तक सर्वाइव कर लेता है तो उनका फिर से टेस्ट होता है। डिनर करते वक्त आनिया उन्हें रेचल के बारे में बताती है कि मरने से पहले रेचल का बिहेवियर चेंज हो गया था और उसे कुछ अजीब चीज़ें दिखती थी। रेचल बताती थी कि एक परछाई उसका पीछा करती थी और जब वो पीछे मुड़ती थी तो वहाँ पर कोई नहीं होता था। आनिया ये भी बताती है कि मरने से एक दिन पहले रेचल भागती हुई उसके कमरे में आई थी लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो भाग पाए। रेचल रो रही थी और उससे कह रही थी कि उसे पता था कि वो उससे इस बार नहीं बच पाएगी और अगले ही दिन वो मर गई थी। उसके बाद मार्क वहाँ पर आता है। मार्क इलोंका से कहता है कि डॉक्टर स्टैंटन ने उन सभी को फ्रीडम दे रखी है लेकिन 10 बजे के बाद वो बाहर नहीं घूम सकते। उसी दिन रात में इलोंका को फिर से डरावने विजन आते हैं जिसमें उसे फिर से वो बूढ़ी औरत दिखती है और इलोंका विजन में सभी को मरा हुआ देखती है और उनके पास वो किसी को बैठा देखती है और तभी वो उठ जाती है। इलोंका आनिया को चुपके से कहीं जाते हुए देखती है। इलोंका उसका पीछा करती है और देखती है कि आनिया लाइब्रेरी में जा रही है और उसके पीछे पीछे वो बाकी सबको भी लाइब्रेरी में जाते हुए देखती है। इलोंका भी चुपके से लाइब्रेरी में आ जाती है और चुपके से उन सबको देखने लगती है। वो लोग बोनफायर जला के एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं और हर बार कहानी शुरू करने से पहले वो बोलते हैं टू दस बिफोर, टू दस आफ्टर, टू अस नाउ, टू दस बियॉन्ड, सीन और अनसीन, हियर बट नॉट हियर। ये बोलने के बाद नात्सुकी कहानी शुरू करती है। नात्सुकी एक रेन नाम के लड़के की कहानी सुनाती है। रेन नाम का लड़का कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद घर जाने के लिए निकलता है। रेन रोज उसी रास्ते से घर जाता था लेकिन आज उसे वो रास्ता कुछ अजीब लग रहा था। तभी रेन नोटिस करता है कि हर घर की खिड़की से लोग उसे घूर रहे हैं और हंस रहे हैं। उसे समझ नहीं आता है कि वो लोग उसे क्यों घूर रहे हैं। तभी एक घर की विंडो पर वो एक लड़की को देखता है
रेन उससे हेल्प मांगता है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज़ आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। रेन दोबारा से विंडो की तरफ देखता है, लेकिन विंडो पर वो लड़की नहीं थी। रेन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसी लड़की का घोस्ट उसके सामने आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। रेन डर के मारे नीचे गिर जाता है और तभी उस लड़की का घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। रेन उठता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी फिर से उस लड़की का घोस्ट उसके सामने आता है, जो उसे बहुत ही बुरी तरह से डराने लगती है। और इसी बीच नात्सुकी भी उन्हें कहानी सुनाते हुए डराने लगती है। लेकिन तभी इलोंका से गलती से बुक गिर जाती है और वो लोग इलोंका को वहाँ पर देख लेते हैं। इलोंका उनके सामने आती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी केविन बताता है कि ये उनका मिडनाइट क्लब है। वो लोग हर रात छुपकर लाइब्रेरी आते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं। केविन इलोंका से ये भी बताता है कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आते हैं, बल्कि एक और बात है जो वो नहीं जानती है। तभी आन्या केविन को रोकती है और इलोंका से रूडली बिहेव करती है और इलोंका से कहती है कि अगर उसे क्लब का हिस्सा बनना है तो उसे वाइन का एक घूंट पीना होगा और उसे इसी वक्त कहानी भी सुनानी पड़ेगी। इलोंका वाइन का एक घूंट पीती है और कहानी सुनाने लगती है। इलोंका जूलिया जेन की कहानी सुनाती है। 1968 में जूलिया को एक नेथन नाम के लड़के से प्यार हो गया था और उसी साल उसे पता चलता है कि उसे थायराइड कैंसर है। डॉक्टर जूलिया को बताती है कि उसके पास सिर्फ एक ही साल बचा है। जूलिया 17 साल की थी और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। उसने हर तरह का ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो ब्राइट क्लिफ हॉस्पिस आ जाती है। एक साल बाद जूलिया को अपने मरने की डेट पता चलती है और वो हमेशा 20 मई 1969 की डेट बोलती रहती है, जो उसकी मरने की डेट थी। जूलिया हमेशा नेथन को मिस करती थी और कभी कभी उसे आधी रातों को नेथन की आवाज़ भी सुनाई देती थी। एक दिन आवाज़ का पीछा करते करते वो एलिवेटर से बेसमेंट में चली जाती है और अगले दिन किसी को भी जूलिया अपने कमरे में नहीं दिखती है। जूलिया को सब जगह ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली और फिर 1 महीने के बाद वो वापस आ गई और जब उससे सब लोगों ने पूछा कि वो अब तक कहाँ थी तो जूलिया कहती है कि वो हमेशा से यही थी। वापस लौटने के बाद उसका कैंसर ठीक होने लगता है और वो अचानक से एक दिन ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हॉस्पिस छोड़ने से पहले वो एक लड़की को देखती है और 09141970 बोलती है। उसके बाद वो एक लड़के को भी देखकर 11251971 बोलती है। तभी वहाँ पर एक नर्स भी आता है और जूलिया उसे भी देखकर 02061989 बोलती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। उसके बाद जूलिया जेन की ग्रैंड मदर आकर उसे वहाँ से ले जाती है, लेकिन उसके बाद वो लड़की जिसे देखकर जूलिया 09141970 कह रही थी, वो लड़की उसी तारीख 40 सितंबर 1970 को मर जाती है और 1 साल बाद 25 नवंबर को वो लड़का भी मर गया, जिसे देखकर जूलिया 11251971 कह रही थी और 02061989 यानी 6 फरवरी 1989 को वो नर्स भी कार एक्सीडेंट में मारा गया। कहानी सुनाने के बाद इलोंका उन सबसे पूछती है कि वो कौन सी बात है जो वो नहीं जानती। तभी आन्या बताती है कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी पहले मरेगा उसे वापस आकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी और उसे बताना होगा कि मरने के बाद क्या कोई आफ्टर लाइफ है। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इलोंका और केविन बातें करने लगते हैं। तभी केविन कहता है कि जो कहानी उसने सुनाई है वो उसने नहीं बनाई है। केविन कहता है कि कभी किसी ने यहाँ की फ़ोटो पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने घंटों इन फ़ोटो को देखते हुए बिताए हैं और उन सब के नाम भी पढ़े हैं, जिसमें से एक फ़ोटो पर जूलिया जेन की फ़ोटो के साथ उसका नाम भी लिखा था। केविन इलोंका से पूछता है कि जूलिया जेन की कहानी में कितनी सच्चाई है। तभी इलोंका बताती है कि थायराइड कैंसर के बारे में सर्च करते हुए उसने जूलिया जेन का आर्टिकल पढ़ा था और जूलिया जेन इसी ब्राइट क्लिफ में 1968 में आई थी और वो सच में गायब हो गई थी, लेकिन 1 हफ्ते के लिए, और वापस आकर उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया था। इलोंका ये भी बताती है कि जूलिया जेन ने ये भी कहा था कि वो इसी जगह की वजह से ठीक हुई है। उसे यहाँ पर कुछ मिला था जिसकी वजह से वो ठीक हो गई थी। तभी इलोंका केविन से बताती है कि वो इसी वजह से यहाँ पर आई है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि जूलिया जेन की तरह वो भी ठीक हो जाएगी।
उसके बाद केविन इलोंका से कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन इलोंका कहती है कि वो थोड़ी देर और यहाँ पर रहेगी। केविन वहाँ से चला जाता है और इलोंका दीवार पर लगी फ़ोटोज़ को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद जब इलोंका वहाँ से जाने लगती है तभी हम उसके पीछे एक परछाई को देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, इस एपिसोड ने सबसे ज़्यादा स्क्रिप्टेड जंपस्केयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि इस एपिसोड में 21 जंपस्केयर सीन्स है जो आज से पहले किसी भी टेलीविज़न सीरीज़ के सिंगल एपिसोड में नहीं है, जिस वजह से द मिडनाइट क्लब के फर्स्ट एपिसोड ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। एपिसोड 2 का नाम होता है द टू डेनास। एपिसोड की स्टार्टिंग में आनिया को एक डरावना सपना आता है और वो डर के मारे उड़ जाती है। उसी वक्त इलोंका एक हर्बल टी बना रही होती है। तभी इलोंका को डोर में से एक लॉकेट मिलता है और आनिया तुरंत वो लॉकेट उससे ले लेती है। वो लॉकेट रेचल का होता है। उसके बाद डॉक्टर स्टैंटन इलोंका को प्रीनिट फॉर्म देती है, जिसका मतलब ये होता है कि मरने के बाद उसकी बॉडी का क्या करना है। इलोंका डॉक्टर स्टैंटन से जूलिया जेन के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर स्टैंटन जूलिया जेन के बारे में सुनकर ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ना हो। इलोंका डॉक्टर स्टैंटन से पैरागॉन कल्ट के बारे में भी पूछती है, लेकिन डॉक्टर स्टैंटन कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इलोंका जूलिया जेन की फाइल देखने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर स्टैंटन कहती है कि वो दूसरे की फाइल नहीं दिखा सकती। उसके बाद हम नात्सुकी को देखते हैं जो ट्रिस्टन नाम की लड़की को इंटरकॉम के जरिए स्टोरी सुना रही होती है। ट्रिस्टन भी उनकी तरह पेशेंट थी, लेकिन उसका कैंसर अब बढ़ चुका था, इसलिए उसे बाकी पेशेंट से अलग रखा गया था। उसके बाद ग्रुप थेरेपी सेशन होता है। आनिया इलोंका की हर्बल टी के बारे में बातें करती है और इलोंका को उल्टा सीधा बोलने लगती है और कहती है कि उस टी की वजह से उसके कमरे में स्मेल आ रही है। इस बात का इलोंका उसे जवाब देती है और थेरेपी सेशन ख़त्म होने के बाद इलोंका कमरे में जाकर सारी हर्बल टी का सामान फेंक देती है और उसी वक्त आनिया भी वहाँ पर आ जाती है। इलोंका उससे कहती है कि वो उसे जानने की कोशिश कर रही है और वो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहती है। ये कहकर इलोंका वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इलोंका टी बनाने के लिए नेचुरल स्प्रिंग वाटर लेने जंगल जाती है। तभी इलोंका शास्ता नाम की एक औरत से मिलती है। शास्ता काफ़ी स्वीट और फ्रेंडली होती है और वो ब्राइट क्लिफ के पास ही रहती है। शास्ता भी टी बनाने के लिए स्प्रिंग वाटर लेने आई थी। शास्ता इलोंका से कैमोमाइल फ्लावर के बारे में बताती है जो सेहत के लिए अच्छी होती है और ये कहकर शास्ता वहाँ से चली जाती है और इलोंका कैमोमाइल फ्लावर तोड़ने लगती है। तभी उसे एक पेड़ पर आवर ग्लास का सिंबल बना दिखता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आमिस के कहने पर वो सब मिलकर पेपर क्रेन्स बनाते हैं, लेकिन तभी पेपर काटते हुए स्पेंस का हाथ कट जाता है और स्पेंस घबराता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी इलोंका को पता चलता है कि स्पेंस को एड्स की बीमारी है। आनिया इलोंका पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई भी उनकी बीमारी सुनकर दया दिखाए। ये कहकर आनिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मार्क स्पेंस की उंगली पर स्टिचेस करता है। आनिया डॉक्टर स्टैंटन को रेचल का लॉकेट देती है और कहती है कि वो ये लॉकेट रेचल की मोम को दे दे। डॉक्टर स्टैंटन के जाने के बाद आनिया को कुछ अजीब लगता है और तभी आनिया को वॉशरूम में एक परछाई दिखती है जिसकी लाल आंखें होती है। उस परछाई को देखकर आनिया डर के मारे चिल्लाती है। आनिया दोबारा से जब देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। उसके बाद आधी रात हो जाती है और मिडनाइट क्लब का टाइम हो जाता है और आज मिडनाइट क्लब में आनिया कहानी सुनाती है जिसका नाम है द टू डेनास। कहानी में हम डेना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो परफेक्ट डांसर, स्टूडेंट, डॉटर, फ्रेंड और परफेक्ट लड़की थी। डेना आयरलैंड के काउंटी किल्डेर में बड़ी हुई थी और एक दिन उसे एक बड़े अमेरिकन बैलेट एकेडमी में स्कॉलरशिप मिली और वो अपनी फैमिली के साथ वेस्टविल में शिफ्ट हो गई। उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम बिल था, जो डेना को सबसे ज़्यादा समझता था और वो जानता था कि परफेक्ट होने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन डेना परफेक्ट बनना नहीं चाहती थी। वो बाकी सब की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। वो ड्रिंक, स्मोक, पार्टी करना चाहती थी। तभी एक दिन रात में डेना को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई है और उसी वक्त उसके सामने एक डेविल आती है। डेविल डेना से कहती है कि वो उसी की तरह एक परफेक्ट डुप्लीकेट डेना बना सकती है और वो एक ही टाइम पर दोनों में रह सकेगी
और वो सब फील कर सकेगी जो दूसरी डेना कर रही होगी। वो ड्रिंक, स्मोक, सेक्स, पार्टी वो सब इंजॉय कर सकेगी। लेकिन वो डेविल ये भी कहती है कि वो अगर एक बार जो कर दे उसे वो दोबारा ठीक नहीं कर सकती। डेना उसकी बात मान जाती है। तभी मिरर के पीछे से दूसरी डेना उसके सामने आती है और डेना ये देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है कि उन दोनों में से रेव पार्टी में कौन जाएगा, और वो डिसाइड करती है कि पार्टी में डेना नंबर 2 जाएगी। डेना नंबर 2 जो भी कुछ करती है, लाइक पार्टी करना, स्मोक करना, ड्रग्स लेना, वो सब कुछ नॉर्मल डेना भी फील करती है। डेना नंबर 2 को पार्टी में एक लड़का मिलता है जो म्यूजिशियन होता है। वो एक टूर के लिए जा रहा होता है और डेना नंबर 2 भी उसके साथ चली जाती है। उसके बाद डेना नंबर 2 उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और दूसरी तरफ नॉर्मल डेना भी वो सब कुछ फील करती है। एक दिन नॉर्मल डेना की लाइफ में बहुत बड़ा दिन आता है और नॉर्मल डेना दूसरी डेना से कहती है कि वो अभी चिल करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी लाइफ का इतना बड़ा मौका ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ डेना नंबर 2 को ड्रग्स की लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से नॉर्मल डेना ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। दूसरी तरफ डेना नंबर 2 की लाइफ भी एडिक्ट की वजह से ख़राब हो जाती है। उसके बाद बिल नॉर्मल डेना के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो उसे बताए कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी डेना नंबर 2 अपने सामने एक लड़के को देखती है जिसका चेहरा अचानक से अजीब होने लगता है और दूसरी तरफ नॉर्मल डेना को भी बिल का चेहरा अजीब दिखता है और डर के मारे वो बिल पर बैलेरिना वाली स्टैचू फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से उसके स्टैचू का एक पैर टूट जाता है। गुस्से में वो दोनों डेना एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगती है, लेकिन इसी चक्कर में वो एक दूसरे को ही हर्ट कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगती है और एक दूसरे को मारने की सोचती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पहुंच जाती है और एक दूसरे पर शूट करती है और उन दोनों में से एक डेना मर जाती है और जो डेना बच जाती है उसे हॉस्पिटल में होश आता है और वो देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है और ये देखकर वो टूट जाती है। तभी डेविल उसके सामने आती है और कहती है कि वो कौन सी वाली डेना है। बचने वाली डेना को पता ही नहीं था कि वो कौन सी वाली डेना है। जो कुछ भी उसने किया था उसका उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तभी वो डेविल से कहती है कि उसे अपनी पुरानी लाइफ वापस चाहिए, लेकिन डेविल कहती है कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। और इसी के साथ आन्या की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिडनाइट क्लब के बाद वो सब अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी इलोंका डॉक्टर स्टैंटन के ऑफिस जाती है और ऑफिस का लॉक खोलने की कोशिश करती है। उसी वक्त केविन भी वहाँ आता है और इलोंका की मदद करता है। वो दोनों डॉक्टर स्टैंटन के ऑफिस में घुस जाते हैं और इलोंका जूलिया जेन की फाइल चुरा लेती है। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आते हैं तभी वहाँ पर नर्स नैन्सी आ जाती है, लेकिन केविन पेट दर्द का बहाना करता है और नर्स नैन्सी को वहाँ से ले जाता है। उसी वक्त इलोंका पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके आसपास की चीज़ें बदल चुकी है और आसपास की चीज़ें देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो किसी पुराने ज़माने में आ गई हो। तभी उसके सामने उस बूढ़ी औरत का घोस्ट आ जाता है और वो कहती है कि वो भूखी है। इलोंका डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत का घोस्ट फिर से उसके सामने आ जाता है और इलोंका उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। उसी वक्त उसके सामने केविन आ जाता है और तभी इलोंका उठकर अपने आसपास देखती है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 का नाम होता है द विकेड हार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इलोंका और केविन को देखते हैं। इलोंका के साथ जो भी कुछ अभी हॉलवे में हुआ था वो सब वो केविन से बता देती है, लेकिन केविन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है। केविन कहता है कि यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें दिखती है, लेकिन उनका मानना यह है कि मेडिसिन खाने की वजह से उन्हें ये अजीब चीज़ें दिखती है। उसके बाद इलोंका अपने कमरे में चली जाती है और जूलिया जेन की फाइल चेक करती है, जिसमें उसे कुछ ड्राइंग मिलती है। इलोंका उस ड्राइंग में सेम वैसे ही आवर ग्लास का सिंबल देखती है जो उसे जंगल में पेड़ पर बना दिखा था। उन ड्राइंग में एक नंबर था 29213। इलोंका को समझ नहीं आता है कि इन सब का मतलब क्या है। उसके बाद हम कुछ औरतों को देखते हैं जो कहीं पर जा रही होती है। इलोंका उनका पीछा करती है और देखती है कि वो सब एलिवेटर की तरफ जा रहे हैं। तभी गलती से इलोंका से आवाज़ हो जाती है और वो सभी औरतें आवाज़ सुनकर रुक जाती है और पीछे देखने लगती है।
इलोंका पीछे हो जाती है ताकि वो सब उसे ना देख पाए। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो अपने सामने उन्हीं औरतों में से एक औरत को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी इलोंका डर के मारे उठ जाती है और हम देखते हैं कि ये सब इलोंका का नाइटमेयर है। इलोंका आनिया को ड्राइंग दिखाती है और उसे सिंबल और नंबर के बारे में पूछती है, लेकिन आनिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आनिया इलोंका से कहती है कि उसे आज का दिन बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आज फैमिली डे है और उसकी कोई फैमिली नहीं है। इलोंका आनिया से कहती है कि उसने अपने फोस्टर डैड टिम को उसके बारे में बताया है और कहा है कि आज से पहले उसने आनिया जैसी टफ लड़की नहीं देखी है। आज फैमिली डे था और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने हॉस्पिस आते हैं। उसी दौरान हमें ये पता चलता है कि नात्सुकी के फादर एक सोल्जर थे, लेकिन वो मर चुके थे। आमेश के पेरेंट्स इंडिया में किसी वजह से फंसे होते हैं, जिसकी वजह से वो उससे मिलने नहीं आ पाते हैं। स्पेंस के डैड उससे मिलने आते हैं। स्पेंस को बुरा फील होता है क्योंकि आज उसकी मॉम का बर्थडे था और वो अपनी मॉम से मिलना चाहता था। दरअसल हमेशा सिर्फ स्पेंस के डैड ही उससे मिलने आते हैं, उसकी मॉम नहीं है। स्पेंस के डैड हमेशा उससे झूठ बोलते हैं कि उसकी मॉम उससे मिलने इसलिए नहीं आई क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब है या फिर चर्च के ग्रुप के साथ बिजी है। स्पेंस को पता था कि उसके डैड उससे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम उससे मिलने इसलिए नहीं आती है क्योंकि वो गे है। केविन से मिलने उसकी मॉम और भाई आते हैं। केविन की मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, जैसे कि केविन रनिंग में अच्छा था इसलिए वो चाहती थी कि उसका भाई भी रनिंग में पार्ट ले। तभी वहाँ पर इलोंका आती है। केविन इलोंका को उसकी मॉम, भाई और कैथरीन नाम की लड़की से मिलाता है। इलोंका कैथरीन को केविन की बहन समझ लेती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि कैथरीन केविन की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद इलोंका टीम से मिलने जाती है और वो देखती है कि आनिया टीम के साथ है। सैरी के पेरेंट्स उससे कभी मिलने नहीं आते हैं, लेकिन हर बार वो उसके लिए गिफ्ट भेजते हैं, जिसमें से वो कुछ चीज़ें मार्क को दे देती है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नात्सुकी ट्रिस्टन के पास जाती है और इंटरकॉम से उससे बात करती है, लेकिन ट्रिस्टन कोई जवाब नहीं देती है। नात्सुकी अंदर आकर चेक करती है तो वो देखती है कि ट्रिस्टन मर चुकी है। वो सब ट्रिस्टन की मौत से दुखी थे। डॉक्टर स्टैंटन उसकी डेड बॉडी को लेकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर मुर्दा घर था। उसके बाद इलोंका कमरे में बैठकर जूलिया जेन की फाइल को देखती है। तभी केविन वहाँ पर आ जाता है। इलोंका केविन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे पता नहीं था कि कैथरीन उसकी गर्लफ्रेंड है। उसी बीच केविन इलोंका से जूलिया जेन की फाइल के बारे में पूछता है। इलोंका केविन को जूलिया जेन की ड्राइंग दिखाती है और साथ ही वो उसके बनाए हुए सिंबल्स और नंबर के बारे में भी बताती है। इलोंका केविन को अपने विजन और विस्परिंग वॉइस के बारे में बताती है, जो उसे हमेशा सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि वो इन सब चीज़ों को गौर से देखे। लेकिन केविन इलोंका की बातों को सीरियस नहीं लेता है। उसके बाद रात में नात्सुकी मिडनाइट क्लब के लिए जाती है। तभी वो रिकवरी रूम के सामने से गुजरती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने कमरे में ट्रिस्टन को बैठा देखा है। नात्सुकी पीछे मुड़कर रूम में जाकर चेक करती है तो रूम में कोई नहीं होता है। नात्सुकी को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रिस्टन वहाँ पर सच में थी या फिर वो उसकी इमेजिनेशन थी। नात्सुकी ये बात जाकर सबको बताती है कि उसने एक पल के लिए ट्रिस्टन को देखा और दूसरे ही पल वो गायब हो गई। सैंड्रा कहती है कि हो सकता है कि ये ट्रिस्टन का कोई साइन हो। तभी आनिया उन सबसे कहती है कि कुछ सेकंड के लिए बैठकर चले जाना, ये कोई साइन नहीं होता है। आज केविन कहानी सुनाता है जिसका नाम होता है द विकेट हार्ट। ये कहानी डस्टी नाम के लड़के की होती है। डस्टी सबके लिए नॉर्मल और एक परफेक्ट लड़का था, लेकिन वो जैसा लोगों को दिखता था वो वैसा नहीं था। एक दिन डस्टी नैन्सी नाम की लड़की को बातें करते हुए सुनता है कि वो आज रात अपने घर पर अकेली है। डस्टी अपनी मॉम के साथ अकेला रहता है। कुछ साल पहले उसकी मॉम अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। उस रात को डस्टी खिड़की के जरिए से नैन्सी के घर में आता है और उसके कमरे में चला जाता है। उसी वक्त उसे डेमोनिक आवाज़ें सुनाई देती है और तभी वो एक हैमर से नैन्सी के सर पर बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से नैन्सी मर जाती है और डस्टी उसकी बॉडी को पैक कर देता है और वहाँ पर एक स्माइली फेस रखता है। तभी मिडनाइट क्लब में सब केविन को रोकते हैं और कहते हैं कि उसने इससे पहले वाली कहानी में भी स्माइली फेस यूज़ किया था।
तभी केविन अपनी कहानी कंटिन्यू करता है और स्माइली फेस की जगह वो आवर-ग्लास का सिंबल क्राइम सीन पर रखता है। उसके बाद डस्टी नैन्सी की बॉडी को दफनाता है और तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर और भी डेड बॉडी दफनाई गई है। डस्टी अपने घर आता है और अपनी मॉम के पास जाकर कहता है कि वो उससे कहे कि वो उसे अकेला छोड़ दे। उसके बाद डस्टी अपने कमरे में सोने जाता है और वो किसी को गुड नाइट कहता है। तभी हम डस्टी के सामने उन सभी लड़कियों की आत्माओं को देखते हैं जिसे उसने मारा था। उस सभी डस्टी के सामने खड़ी होकर चिल्ला रही होती है, लेकिन डस्टी उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें सुन नहीं सकता है। डस्टी को वो सारी आत्माएं रोज़ दिखाई देती है। अगले दिन स्कूल में डस्टी शीला नाम की लड़की से मिलता है जो नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड होती है। शीला कहती है कि नैन्सी ने उससे कहा था कि वो मॉर्निंग में आकर उसे स्कूल के लिए पिक करेगी, लेकिन वो नहीं आई। डस्टी शीला से कहता है कि शायद वो बीमार हो जिस वजह से वो नहीं आई। उसी दौरान वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। शीला डस्टी के साथ कहीं जा रही होती है। डस्टी उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। शीला डस्टी से कहती है कि वो नैन्सी के घर उसे चेक करने के लिए जा रहे हैं कि सच में वो बीमार तो नहीं। शीला डस्टी को नैन्सी के घर पर लेकर आती है। तभी डस्टी नैन्सी की आत्मा को वहाँ पर देखता है। शीला नैन्सी को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उसे नैन्सी कहीं नहीं मिलती है। शीला को नैन्सी की फिक्र होने लगती है और वो पुलिस को कॉल लगाने लगती है। डस्टी शीला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता है। उसके बाद पुलिस और डिटेक्टिव नैन्सी के घर आते हैं। तभी डिटेक्टिव की नज़र आवर-ग्लास के सिंबल पर पड़ती है। डस्टी वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। तभी डिटेक्टिव शीला से कुछ सवाल पूछती है और उससे कहती है कि क्या उसका आइंस्टाइन चैट पर अकाउंट है। शीला उससे कहती है कि नहीं। रात को हम डस्टी को देखते हैं और तभी हमें पता चलता है कि डस्टी आइंस्टाइन चैट पर अकाउंट बनाकर लड़कियों से चैट करता है। उसके बाद वो फिर से किसी को मारने के लिए जाने की तैयारी करता है। तभी सारी आत्माएं आकर डस्टी को परेशान करने लगती है। उसी वक्त उसे फिर से डेमोनिक आवाज़ें सुनाई देती है। तभी डोरबेल बजती है और जब डस्टी डोर ओपन करता है तो वो अपने सामने शीला को देखता है। शीला डस्टी से कहती है कि उसे डिटेक्टिव की बातों से ऐसा लग रहा है कि नैन्सी गायब नहीं हुई है, बल्कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। डस्टी अब पूरी तरह से फंस चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी केविन अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करता है और कहता है कि वो आगे की कहानी किसी और दिन सुनाएगा। क्लब मीटिंग ख़त्म करके वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इलोंका वहाँ से नहीं जाती है। इलोंका केविन से कहती है कि उसे याद आ गया है कि उसने आवर-ग्लास का सिंबल कहाँ देखा था। इलोंका केविन को एलिवेटर में लेकर जाती है, जहाँ पर बाकी बटन्स के नीचे आवर-ग्लास का सिंबल था और वो सिंबल एक बटन था। इलोंका उस बटन को दबाकर देखती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। इलोंका चेक करने के लिए कि एलिवेटर चल रहा है या नहीं, वो बेसमेंट का बटन दबाती है, जिसकी वजह से वो मुर्दा घर में आ जाते हैं। इलोंका को समझ नहीं आ रहा था कि वो सिंबल वाले बटन को यूज़ कैसे करें। तभी इलोंका दिमाग लगाती है और बेसमेंट और सिंबल का बटन एक साथ दबाती है और तभी एलिवेटर से वो दोनों एक सीक्रेट बेसमेंट में आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। तभी इलोंका एलिवेटर से बाहर आकर माचिस जलाकर चेक करती है। तभी उसे ज़मीन पर आवर-ग्लास का सिंबल दिखता है। उसी वक्त एलिवेटर अपने आप ऊपर चला जाता है और इलोंका वहीं नीचे बेसमेंट में रह जाती है। तभी इलोंका वहाँ पर उसी बूढ़ी औरत के घोस्ट को देखती है और एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये थी द मिडनाइट क्लब सीरीज़ की स्टार्टिंग के 3 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। गाइस, बाकी के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। गाइस, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।